नमस्कार आप सबका। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस पर बात करें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होगी, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, उसके लिए मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा यहाँ पर और उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फॉलो किए जाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग असल में शोध की प्रक्रिया का ही संक्षिप्त रूप है। बस ये परिकल्पना के निर्माण से प्रारंभ होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो हमारे सामने जब शोध समस्या होती है और उस शोध समस्या के समाधान के लिए हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। वो परिकल्पना किसी भी तरीके की हो सकती है। वो परिकल्पना हमारी डायरेक्शनल हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल हो सकती है, नल हो सकती है, अल्टरनेटिव हो सकती है, किसी भी तरीके की उसको बना लेते हैं। और उस परिकल्पना को बनाने के बाद सेकेंड स्टेप जो आता है, उस सेकेंड स्टेप पर हम रिसर्च डिजाइन फ्रेम करते हैं। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि हमारे वेरिएबल्स किस तरीके से मैनिपुलेट होने वाले हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन किया जाने वाला है, कैसे वेरिएबल कंट्रोल हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस रिसर्च डिजाइन में कुछ बातों को हम तय करते हैं, जैसे हमारा सैंपलिंग किस तरीके से किया जाए। सैंपलिंग क्या होगा, हमारा प्रतिदर्श कैसे लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद में मेजरमेंट प्लान किस तरीके से वेरिएबल्स को मापने वाले हैं हम, किस तरीके से डेटा कलेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में टूल आ जाएगा आपका, टूल इसी के थ्रू डेटा कलेक्शन होगा। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सब के सब रिसर्च डिजाइन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्टिंग सैंपल। पहले हम सैंपल चुनते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद सैंपल चुन लीजिए। उसके बाद में टूल टूल बनाएंगे फिर हम, और अगर अवेलेबल है तो कोई टूल। आफ्टर दैट डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर हम फील्ड में जाते हैं और डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद साहब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस, फिर डेटा एनालिसिस करेंगे, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो स्टेप आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है, तो यहां पर जो समझने वाली बात है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो ये है कि दो तरीके की एरर्स सामान्य रूप से इसमें देखी जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक। कौन कौन सी एरर होती है, एक अल्फा और एक बीटा। टाइप 1 एरर भी कह देते हैं उसको, टाइप 2 एरर, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है हमारी। पहली कंडीशन के लिए यहां ब्लॉक बना लेते हैं और दूसरी के लिए यहां। पहली जो कंडीशन हो सकती है उसमें यह हो सकता है कि हम जो नल हाइपोथेसिस हमारी बनी है
उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। और जब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होती है तो हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1 जो होती है वो एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में टाइप 1 या अल्फा एरर की संभावना होती है। टाइप 1 एरर, ठीक, इसको अल्फा एरर भी कहा जाता है। अल्फा एरर क्या हो रहा है इसमें, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है जबकि एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, ठीक। इसके अपोजिट एक सिचुएशन और क्रिएट हो जाती है जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। जबकि संभावना ये भी हो सकती थी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होनी चाहिए थी पर वो नहीं की हमने, ठीक है, ये एक एरर हो सकती है। और इस एरर को कहते हैं टाइप 2 एरर, और या इसको बीटा एरर, बीटा क्या मतलब होता है बीटा एरर का, इसको फॉल्स नेगेशन कहते हैं। और फॉल्स नेगेशन का मतलब क्या होता है, फॉल्स नेगेशन का मतलब ये होता है ए गिल्टी इज नॉट कॉन्विक्टेड, इज नॉट कॉन्विक्टेड, मतलब कोई अपराधी था उसे सजा नहीं मिली है, वो बच गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ठीक, बीटा एरर। और अल्फा एरर क्या होती है, ये फॉल्स पॉजिटिव होता है, फॉल्स पॉजिटिव, ध्यान रखने की बात है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है एन इनोसेंट पर्सन कन्विक्टेड, इनोसेंट पर्सन कन्विक्टेड। मोटे तौर पर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है ज्यादातर कि टाइप 1 एरर में क्या होता है, तो जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर देते हैं जबकि उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाइप 2 एरर जो होती है उसमें हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। और उसके बाद ये जो आखिरी प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इन दोनों एरर से बचते हुए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे मुख्य बात क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पूरा रिसर्च का जो सिस्टम है हमारा, उस पूरे रिसर्च के सिस्टम को आगे बढ़ाती है। पूरी जो डिजाइन हमारी बनी है, सारी डिजाइन को ये तय कर रही है। ये देखिए, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के बाद हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, और हाइपोथेसिस जब फ्रेम हो जाती है तो रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है। उस रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग, मेजरमेंट, प्लान, टूल और डेटा के बारे में बात होती है। फिर ये हमने फ्लो चार्ट में फिर बनाया यहाँ पे कि पहले हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, डेटा का टूल, फिर उसके बाद टूल, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान दो तरीके की जो त्रुटियां होती हैं उनसे बचने का प्रयास किया जाता है, वन टाइप एरर और टू टाइप एरर। वन टाइप एरर में हाइपोथेसिस नल रिजेक्ट हो रही है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, इसी को अल्फा एरर भी कह देते हैं, जिसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। और सेकेंड टाइप की जो एरर है उसमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, टाइप 2 एरर इसको कहा जाता है, इसे बीटा एरर कह देते हैं, और फॉल्स नेगेशन भी इसको कहा जाता है। इनसे बचते हुए हम पहुंचते हैं कंक्लूजन तक कि क्या हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंट है या हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट नहीं है।
और उसके आधार पर फिर हमारे परिणाम सामने आते हैं और हम कुछ कंक्लूड कर पाते हैं कि हमारे शोध का परिणाम ये निकला। तो ये है सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके अलावा एक चीज और हाइपोथेसिस के इस चैप्टर में आती है, वो होती है कि परिकल्पना को किस तरीके से कथन किया जाए, उसका किस तरीके से उसको बोला जाए। परिकल्पना की कथन शैली, ये आपको कई किताबों में देखने को मिल जाएगी लिखी हुई कि आखिर इसके मायने क्या होते। तो दो तीन बातें यहाँ इसके बारे में ध्यान रखने की हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे इसके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस तरीके से इसको बोला जाए, किस तरीके से इसको लिखा जाए, कथन शैली, स्टेटमेंट स्टाइल और राइटिंग स्टाइल ऑफ ए हाइपोथेसिस। तो यहां ध्यान रखने की बात यह होती है कि हाइपोथेसिस जो होती है वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है और ये कथन इफ और देन के रूप में होता है। मोस्टली इफ और देन के रूप में दो क्लॉजेस होती हैं इसमें पहली जो क्लॉज होती है उसको एंटीसीडेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी कथन। पूर्वगामी कथन, इसको कारण कथन भी कह देते हैं, इसमें कारण के बारे में बताया जा रहा होता है। और दूसरा होता है परिणामी कथन या कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट। उस परिणामी कथन में कार्य बताया जाता है कि यह हो सकता है, यानी कारण और कार्य दो स्टेटमेंट के बीच में यदि के बाद जो आएगा वो कारण आएगा, पूर्वगामी कथन आ जाएगा, और देन के बाद जो आएगा वो परिणामी आएगा, यानी कि कार्य कथन आएगा। कई बार हाइपोथेसिस को हम फॉर्मूले के रूप में भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे गिलफोर्ड ने भी लिखे हैं कई सारे फॉर्मूले, पुटलेविन ने भी बताए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के रूप में भी लिखा जा सकता है इसको। और तीन तरीके मुख्य रूप से हैं जिनमें या तो लिखा जा सकता है हाइपोथेसिस को। एक तो लिखा जा सकता है विश्लेषणात्मक वाक्य के रूप में, एनालिटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या तो होगा या नहीं होगा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा लिखा जा सकता है विरोधी कथन के रूप में, या तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा लिखा जा सकता है संश्लेषणात्मक कथन के रूप में, या तो इससे बड़ा है या इससे छोटा है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो तीन तरीके की स्टाइल बेसिकली फॉलो की जाती है हाइपोथेसिस को लिखने के लिए। एक तो विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल स्टेटमेंट, एक होते हैं कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, और एक होते हैं सिंथेटिक स्टेटमेंट। तो तीन तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में मुझे लगता है इतना काफी है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जितनी पढ़ाई की जाए, जितना जाना जाए उतना कम है। तो और इसके बारे में हम जानेंगे जिससे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तब। इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट फिर वीडियो में मुलाकात होगी एक नए रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।